हेलो मेरे प्यारे साथियों, क्या हाल चाल है। स्टडी ठीक चल रही है आप लोगों की। आज ना कुछ पढ़ाई को लेके बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आज आपसे कुछ ऐसी बातें करने आया हूँ। ठीक है, जरा 5 मिनट मुझे दीजिएगा, बातें समझने की कोशिश कीजिएगा, सुनने की कोशिश कीजिएगा। देखना अभी जो कंडीशन है ना, काफ़ी दिनों से सब परेशान है। आप, मैं, या हमारे आसपास के सब लोग। और सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है ना वो फ्यूचर को लेके है। अब फ्यूचर को लेके दिक्कत क्यों ना हो भाई। हम लोग इतने लंबे समय से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे थे, अब अचानक से एक ब्रेक लगा। घर कोशिश कर रहे हैं, पढ़ने की चीज़ें सीख रहे हैं। हालांकि सब बच्चे, कुछ कोई किसी बात को लेकर परेशान है, वो किसी बात को लेकर परेशान है। पर एक सबसे बड़ी जो दिक्कत है सबके सामने वो हमारे फ्यूचर को लेके है। और हो भी क्यों ना भाई, हो भी क्यों ना। क्योंकि हमारा फ्यूचर सिर्फ हमसे थोड़ी जुड़ा है, हमारे परिवार से जुड़ा है। हमारे कितने बड़े सपने हैं, हमारे घर वालों के सपने हैं, सब पे हमारा फ्यूचर कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। तभी तो हम लोग अभी इतने सीरियस होकर स्टडी कर रहे थे, चीज़ें सीख रहे थे। तो अभी काफ़ी बच्चे परेशान होते हैं चीज़ों को लेके। तो मैं आज जरा एक बात करने आप लोगों से आया हूँ, जरा ध्यान से सुनते रहिए। देखना, एक गाँव में ना, गाँव उपजाऊ नहीं है, वर्षा वहाँ नहीं होती है, पर उस गाँव में दो बड़े खास मित्र हैं। एक का नाम सोहन है, एक का नाम मोहन है ना। सोहन के पास लगभग 100 बीघा जमीन है और मोहन के पास लगभग 20 बीघा जमीन है। अब उस गांव में क्या हुआ, जब वर्षा नहीं हो रही थी तो और लोग भी रहते थे, ऐसा नहीं तो कोई दो दो मित्र रहते हैं, और भी रहते हैं। तो कोई किसी काम में चला गया, कोई किसी काम में चला गया, मतलब लोग अपना अपना काम में लग गए। तो अब लोग अपने को सेटल मानना शुरू कर दिया। लोगों ने बोले यार तू, यार मोहन, सोहन भी अपने काम को करता था, 100 बीघा जमीन थी और उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था। लेकिन मोहन के पास बस एक उद्देश्य था, एक ही काम था, क्या? सुबह उठ के अपने खेत पर जाना, अपने खेत की देखभाल करना, उसको जो उसकी जुताई करते रहना, उसको जोतते रहना। उसकी निरंतरता यही थी बस कि अपने काम में लगे रहना। उसका काम क्या था? अपना कर्म करना, क्या? अपना खाना पीना, अपने कामों से लगा रहना। और सबसे बड़ा जिम्मेदारी क्या थी? अपने खेत की सेवा करते रहना, खेत में लगे रहना। धीरे 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 वर्षा हो नहीं रही थी, सब लोग मोहन की मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। मोहन, क्या है यार तेरा ये सब? बारिश नहीं हो रही हो तो पता नहीं बारिश कब तक होगी, और तू अभी अपनी खेती पे लगा पड़ा है, और यहाँ कोई और सिंचाई का साधन भी नहीं है। बिना वर्षा के कैसे काम चलेगा? तू कैसे उपजाऊ कर लेगा अपनी जमीन को? कोई बात नहीं। मोहन सबकी सुनता, सबके ताने, रिश्तेदारों के ताने, मित्रों के ताने, आते जाते लोग उसे ताने देते, क्यों भाई क्या कर लिया, 2 साल हो गए खेत को अपनी उसी धंधे से जोत रहा हो, क्या हुआ, कुछ हासिल हुआ? कोई बात नहीं, मोहन किसी को जवाब नहीं देता और अपना चलता रहता, चलता रहता, चलता रहता। एक दिन क्या हुआ, अचानक लगभग 3-4 वर्षों के बाद अचानक से वर्षा हुई। और इतनी वर्षा हुई कि लगभग हफ्ते भर तक बारिश वहां होती रही। लेकिन सभी शॉक्ड हो गए एकदम से, बारिश कैसे हो गई। अब सबके खेत थे, मोहन के पास तो वो छोटा खेत है। लेकिन मोहन ने अपने खेत के साथ मेहनत की है, अपने खेत को उपजाऊ बनाए रखा। और जब बारिश पड़ी तो सबने अपनी फसल लगाने की कोशिश करी, लेकिन सबसे अच्छी फसल किसकी हुई? मोहन की। क्यों? उसने किसी की बात पे ध्यान नहीं दिया, अपने कार्य में निरंतरता रखी, अपने काम में लगा रहा। और फिर उसके बाद फल क्या मिला उसको? उसको उसकी फसल उपजाऊ हुई, खेती उपजाऊ हुई और उसको फसल प्राप्त हो गई। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। हम लोग चीज़ों को समझिए, पढ़ते रहते हैं हम लोग, हमारी मजाक बनती है, रिश्तेदार मजाक बनाते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, बोले अरे यार ये क्या करेगा, पता नहीं क्या करता है, कोचिंग जाता है घर आ जाता है, कोचिंग नहीं खुल रही तो कोचिंग का वेट कर रहा है, पता नहीं क्या करता रहता है, 4 किताबें उठा के अपनी, पता नहीं क्या समझता है खुद को। आप लोग इधर उधर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, सिर्फ ध्यान दीजिए किस बात पर? कि आपके लिए भी एक दिन कोई वैकेंसी ऐसी आएगी और आपका सिलेक्शन होगा। तो बिल्कुल भी विचार मत कीजिए, नेगेटिविटी बिल्कुल माइंड में मत लाइएगा। चीज़ों को समझिए, पढ़िए। क्योंकि सफलता का कोई और मंत्र है ही नहीं। सफलता अचानक हासिल होती है, अचानक। मौके अचानक सामने आते हैं, लेकिन उनका फ़ायदा कौन उठा पाता है? उनका उपयोग कर पाता है जो मेहनती होता है, जिसे ज्ञान होता है। और ज्ञान कब होगा? जब चीज़ों को समझेंगे। समझ रहे हो ना बातें? तो आप लोग बस निरंतर के साथ पढ़ते रहिए। एक छोटी सी बात मैं आप लोगों से करता हूँ। आप सबने नाम सुना होगा एकलव्य का, है ना? कि एकलव्य था, और इसने अपना अंगूठा दे दिया था, महान शिक्षक शिष्य हुआ है वो, है ना? निषाद पुत्र हुए एकलव्य, है ना? एकलव्य के साथ क्या मत व्यवस्था थी भाई? एकलव्य को द्रोणाचार्य ने कोई ज्ञान नहीं दिया किसी तरीके से, तो उन्होंने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और पता है ज्ञान एकत्रित किया। और इतने प्रबल धनुर्धर हो गए कि उन्होंने कौरवों और पांडवों को भी दिखा दिया कि अपना धनुर्धर, यानी अपनी धनुर्विद्या, कि मैं कितना एक्सपर्ट हूँ। ठीक है। फिर क्या हुआ? अचानक, मैं कंडीशंस की बात कर रहा हूँ, अचानक क्या हुआ था? उनसे अंगूठा मांग लिया गया। पता नहीं क्या सीन था वो, फिर कुल मिला के अंगूठा उनका ले लिया गया। अब क्या करते भाई एकलव्य? ये सोचते मैं तीर नहीं चला सकता, मेरा तो अंगूठा चला गया। नहीं, एकलव्य ने फिर तीर चलाया अपनी 2 उंगलियों से,
और आज आप लोग देखते हो यूट्यूब पर देखना या देखना, ये धनुर्धारी अपनी जो होती है निशान प्रतियोगिता जो होती है ना, तो उसमें क्या होता है भाई, उसमें आपकी जो प्रतियोगिता होती है उसमें क्या होता है, अब अंगूठे से कोई नहीं चलाता, तीर चलता है उंगलियों से। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है इन चीज़ों से सीखने का। जरूरी नहीं है कि हमारे पास सब चीज़ें अवेलेबल हों, सब साधन अवेलेबल हों तभी हम कुछ कर पाएंगे ना। हमारी मंशा होनी चाहिए जीतने की, और हम जीत जाते हैं। बस कोशिश कीजिए, चीज़ों को समझिए। और अभी आप लोग देख रहे हो ना, आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, कुछ दिन बाद एसएससी का एग्ज़ाम है, स्टेनो का। ये फॉर्म तो मैंने ज़बरदस्ती फिल कराया था आपको रोक रोक के कि फॉर्म फिल करो, फॉर्म फिल करो। उसके बाद एनटीपीसी है ना। अब आप लोग परेशान होंगे कि 40 डेज तो इस एग्ज़ाम में है, 70 डेज उस एग्ज़ाम में, क्या पढ़ें कैसे करें। आप लोगों को बहुत कुछ आता है, बस आप खुद को पहचानिए, चीज़ों को समझिए, अपनी गहन अध्ययन, अपनी पूरी मेहनत के साथ जो कुछ पढ़ रखा है ना उन चीज़ों को पढ़िए। सबसे बड़ी चीज़ है जो आपके पास नोट्स है ना, जो आप क्लास में सीखे हो, जो आपके पास पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उन पे मेहनत कर लो, उन्हें एक बार रिवाइज कर लो, उन चीज़ों को पढ़ लो। उसके बाद एक पर्टिकुलर बुक जो भी आपको पसंद हो, किसी भी सब्जेक्ट एक्स वाई जेड, कोई भी सब्जेक्ट है, पढ़ने सारे सब्जेक्ट है ना जो एग्जाम में आएगा, है ना। कोई भी एक बुक उठाओ, उसे आप क्या करोगे, डेली सिर्फ पेपर पलटोगे उसके, बस पढ़ लोगे। ये देखना है आपको, आपने आज सुबह से शाम तक कितने पेजेस आपने पढ़े। ठीक है, करना कुछ भी नहीं है, पेन हाथ में होना चाहिए। जो शब्द आपको अच्छे लगे, जो क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे, उनको एक पेपर पे लिखते रहिएगा। पूरा नहीं लिखना, बहुत टाइम लग जाएगा, टाइम नहीं है अभी। या फिर उन्हें आप मार्क करते रहिएगा बुक में, मार्क करते रहिए, मार्क करते रहिए, मार्क करते रहिए, निशान लगाते रहिए उस पर। फिर क्या होगा, नेक्स्ट डे आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है, उसी जो चैप्टर आपने कल पढ़ा था, जो पॉइंट्स आपने कल निशान लगाए थे, उन पे एक सरसरी नजर डाल देनी है, उन्हें समझ लेना है। नेक्स्ट डे फिर उन पे पढ़ लिया, 1-2 घंटे लगेंगे, उसके बाद फिर निरंतरता के साथ आगे पढ़ते चले जाइए। जरूरी ये नहीं है बस अब आना चाहिए, हमें ज्ञाता नहीं बनना, हमें पीएचडी नहीं करनी किसी टॉपिक पे। हमें इतना जरूर आना चाहिए कि जो हमारे एग्जाम में आए, उसे क्वेश्चन को अगर हमने टॉपिक पढ़ रखा है तो हम करके आए। जो पढ़ो सॉलिड पढ़ो। जैसे रीजनिंग की बात आप लोग करते हो, रीजनिंग में क्या करना है ना बच्चे, रीजनिंग के 30 चैप्टर मुश्किल से हैं, है ना, जिसमें से 20-25 हर बच्चा जानता है। कुछ चैप्टर है में मेहनत करनी है। पहले प्रीवियस एग्जाम पेपर देखिए, सोचिए, समझिए कि चैप्टर में एक्चुअली एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं। फिर उसी चैप्टर पे थोड़ी मेहनत कीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाइए। एक प्रैक्टिस सेट आप 30 मिनट में बहुत आराम से कर सकते हो रीजनिंग का। बात समझ रहे हो ना, 30 मिनट में एक प्रैक्टिस सेट बहुत आराम से कर सकते हो, यानी कि 50 क्वेश्चन। एग्जाम में भी तो करने हैं ना। तो घर पे सिर्फ अगर आप 100 क्वेश्चन रीजनिंग के करते हो, यानी कि 2 प्रैक्टिस सेट लगाते हो, तो समय कितना लगा चाहिए, 1 घंटा। पर हमारे साथ कंडीशन क्या होती है भाई, रीजनिंग की बुक लेके बैठे, बोले क्या, बोले आज प्रैक्टिस सेट लगाऊंगा या लगाऊं की, बुक उठाई, शुरू कर दिया, देखा 41 क्वेश्चन लेंथ थी, पर मैं कर सकता हूँ, छोड़ दिया। आगे बढ़े, ये मैं कर सकता हूँ, कोई बात नहीं। अब मैच किया तो 50 में 35 मार्क्स आए, तो खुद को सेटिस्फेक्शन कैसे दे रहे हैं, खुद को क्या समझा रहे हैं, अरे ये तो प्रैक्टिस सेट ऐसे ही था, मेरे एग्जाम में आ जाएंगे ज़्यादा। ऐसा नहीं होता है, चीज़ों को समझिए। आपको करना कुछ भी नहीं है, कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाइए, जिस क्वेश्चन पे आप अटक रहे हो ना, एक्चुअली वही आपको सिखा रहा है। याद रखिए, रीजनिंग और मैथ्स का सीधा फंडा है, जिस क्वेश्चन में आप अटक रहे हो एक्चुअली वहीं से कुछ सीखोगे। जो कर दिया उससे क्या सीखा भाई, जो सीखा हुआ था उससे कर दिया, उसमें क्या नया करा। जिस क्वेश्चन पे आप अटके, जिस पर आपने दिमाग लगाना शुरू करा, ये ऐसा हो सकता है, ये वैसा हो सकता है, तो वही कुछ सिखा के जाएगा, है ना। अब बात करते हैं जरा थोड़ा सा जीएस को लेके। जीएस को लेके सीधा फंडा है, मैं आपसे एक ही बात बोलता हूँ, जीएस को अगर आप लोगों को पढ़ना है, अच्छा करना है जीएस, तो उसका सबसे सॉलिड तरीका बस एक है। जब आप पढ़ लें चीज़ों को, एक पर्टिकुलर बुक, नोटबुक है मेरे हाथ में सपोज, मैं अपना तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ, या जो मैं अपने बड़ों से सीखा हूँ वो आप लोगों का शेयर कर रहा हूँ। मैं क्लास में आप लोगों को बोलता रहता हूँ, क्योंकि तरीका अगर आपने सीख लिया ना, तो आप कुछ भी कर जाओगे। कुछ नहीं करना होता है, अपनी बुक उठाई, फ्री माइंड आप लोग बैठ गए, जिस टाइम पढ़ रहे हो उस टाइम सिर्फ पढ़ा रहे हो, उस समय फिर और कुछ नहीं। बस क्योंकि आप स्वामी विवेकानंद नहीं हो कि आप 4-5-10-15 काम एक साथ कर लोगे, है ना। वो बनना भी नहीं है भाई, पढ़ना है हमें, है ना, चीज़ों को समझना है, हम बन भी नहीं सकते हो इतने। आप बस समझिए करना क्या है। मेरे पास बुक है, सपोज नोटबुक है, मैंने उसको पढ़ना शुरू किया, ठीक है, मैंने लगभग उसे 1 घंटे पढ़ा, ठीक। पढ़ने के बाद नोटबुक मैंने साइड रख दी। अब मुझे 5 मिनट या 10 मिनट ये सोचना है एक्चुअली पढ़ा क्या क्या है, पॉइंट्स क्या क्या रीड करे, क्या क्या सीखे। क्या पढ़ते चले गए, दिमाग कहीं और था। अगर दिमाग नोटबुक में था या बुक में था, तो वो क्वेश्चंस के जवाब आप अंदर से खुद को दे पाओगे, आपके मस्तिष्क में स्टोरेज बन गया, उनका स्टोर हो चुके हैं वो। और अगर नहीं हुए, तो यानी कि हम ढंग से नहीं पढ़ रहे।
तो पढ़ने का तरीका सबसे बेस्ट यही है, जितना पढ़ो सॉलिड पढ़ो, चीज़ों को सामने रखो, समझो और आगे बढ़ते चले जाओ। क्योंकि देखो अभी नवंबर आ जाएगा, एग्ज़ाम शुरू है नवंबर दिसंबर में, लेखपाल की वैकेंसी आप लोगों को बहुत जल्दी मिलने वाली है। लेखपाल के लिए आप लोग फिर पता क्या होता है, क्या है, लेखपाल का फॉर्म आ गया तो लेखपाल की तैयारी शुरू हो जाएगी, समूह के है तो समूह की तैयारी शुरू हो जाएगी। भैया तैयारी अलग अलग नहीं है, जीएस वही का वही आने वाला है, रीजनिंग वही की वही आने वाली है, हिंदी वही की वही आने वाली है। लैंग्वेज में तो कुछ ज़्यादा समझना भी नहीं होता है। इंग्लिश की बात आप लोग करते हो, बड़े परेशान होते हो इंग्लिश को लेके। इंग्लिश को पढ़ने का एक छोटा सा तरीका आपका यही है, आपको करना कुछ भी नहीं है। आपके पास इंग्लिश की बुक रखी हुई है सपोज कोई भी, तो आप पहले टेंस समझो, है ना। और फिर टेंस में यूज़ क्या क्या होता है भाई, नाउन प्रोनाउन का यूज़ होता है। सब्जेक्ट आता नहीं, सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन प्रोनाउन होता है, चीज़ को पढ़ो। फिर वर्ब की नॉलेज लो, है ना। फिर वर्ब की कंडीशन लो कि काम कर रहा है या कर रहा था, है ना। इन सब चीज़ों को पढ़ के चलो, आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। आप लोगों के भविष्य के लिए शुभकामनाएं। मैं फिर बोल रहा हूँ, इधर उधर ध्यान बिल्कुल नहीं भटकाना। समय जरूर लगेगा लेकिन सफलता हासिल होगी, बशर्ते आपका ध्यान सिर्फ सफलता की ओर हो, अपनी स्टडी की ओर हो। मन को शांत रखिए और पढ़ते रहिए। पढ़ने से काफ़ी कुछ चीज़ सीखोगे। और एक बात और, सपोज बारिश नहीं पड़ी, हमने फसल लगा रखी है, हम किसान इतने अच्छे हो जाएंगे कि मिट्टी को छू के बता देंगे किस खेत में कौन सी फसल हो सकती है, अगर हम पढ़ते रहे तो चीज़ों को ध्यान से पढ़िए, पॉजिटिव रहिए और अपना सारा ध्यान पढ़ाई में और अपने आप को प्रसन्न रखने में रखिए। क्योंकि आप रहेंगे तो सफलता मिलेगी मिलेगी। बने रहिएगा। थैंक यू।